साक्षात जॉन के ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज आपके साथ 20 क्वेश्चन की सीरीज का ये पार्ट 14 है। इसके पहले मैं उसके पार्ट 13 डाल चुका हूँ, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक 20 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, जिसके साथ मैं आपको इसके कोरिलेट क्वेश्चन ही बताऊँगा, जो अपने में एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी को एवोमीटर से नहीं नापा जा सकता। तो आप यहाँ पर याद रखिए, एवोमीटर का मतलब होता है, तो यहाँ पे एवोमीटर का मतलब होता है एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और ओ मतलब यहाँ पे होता है ओम, यानी कि ओम मीटर। यहाँ पे एवोमीटर है, यानी कि एवोमीटर को हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर, यानी मल्टीमीटर का दूसरा नाम क्या होता है, एवोमीटर। तो यहाँ पे एवोमीटर को हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मली मल्टीमीटर से हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज को भी नाप सकते हैं, करंट को भी नाप सकते हैं, रेजिस्टेंस को भी नाप सकते हैं, लेकिन किसको नहीं, कैपेसिटेंस को नहीं नाप सकते। नॉर्मली अब जो मल्टीमीटर आते हैं हाई टेक्नोलॉजी वाले, उनमें क्या होता है, कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो एक बेसिक मल्टीमीटर की बात हो रही है वहाँ हम क्या होता है, किसी भी कैपेसिटेंस को नहीं नाप सकते, केवल वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं। कैपेसिटेंस को नापने में किसका यूज करते हैं, वेन ब्रिज का। ठीक, यहाँ पे वेन ब्रिज और कई तरीके होते हैं यहाँ पे, जिससे हम कैपेसिटेंस को नाप सकते हैं, यानी कि वेन ब्रिज से फ्रिक्वेंसी नापते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस को नापने के लिए हम डिसॉर्टी ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस को नाप सकते हैं। लेकिन हम केवल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो एवोमीटर या मल्टीमीटर से हम केवल वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एवोमीटर भी बोलते हैं। एवोमीटर यानी कि एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को मल्टीमीटर या एवोमीटर बोलते हैं। तो और अगला क्वेश्चन है, किस मोटर की गति समांतर 3000 RPM से अधिक हो सकती है। तो यहाँ पे आप याद रखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये कभी भी 3000 RPM के ऊपर नहीं जाती इस इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, NS = 120 F/P, यानी जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड, यानी हम मिनिमम फ्रिक्वेंसी कितनी रख सकते हैं इंडिया में, केवल 50 हर्ट्ज, और मिनिमम पोल कितने हो सकते हैं यहाँ पे, केवल 2। तो इस हिसाब से आपकी जो स्पीड है मिनिमम कितनी आ सकती है, मैक्सिमम स्पीड 3000 RPM। और यदि इंडक्शन मोटर 3000, यानी सिंक्रोनस स्पीड हमारी क्या है, 3000 RPM। तो इंडक्शन मोटर हमेशा 3000 RPM से कम स्पीड पर चलेगी। साथ साथ सिंक्रोनस मोटर भी क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, यानी कि 3000 RPM पे चलेगी मैक्सिमम। इसके साथ DC सेंटर मोटर भी हमारी क्या होती है, 3000 RPM तक नहीं चलती, यानी केवल जो 3000 RPM से अधिक गति के लिए हम किस मोटर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा कौन सा, यूनिवर्सल मोटर। तो 3000 RPM से अधिक गति के लिए किसका यूज किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रेगुलेशन होता है। तो याद रखिए सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। और स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड स्पीड। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर में नो लोड से फुल लोड तक कोई चेंजेस नहीं आती, यानी कि नो लोड की फुल लोड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फुल लोड स्पीड और नो लोड स्पीड दोनों एक सी होते हैं, जिसकी जब नो लोड स्पीड लिख सकते हैं। तो ये नो लोड स्पीड और ये वाली नो लोड स्पीड एक दूसरे को कैंसिल करेगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0/फुल लोड स्पीड, यानी इसका जो स्पीड रेगुलेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0। अब सीधा समझ सकते हैं कि स्पीड रेगुलेशन क्या कहलाता है, कि नो लोड से फुल लोड तक स्पीड में जो चेंजेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड रेगुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि नो लोड से फुल लोड तक कोई भी चेंजेस नहीं आते स्पीड पे, इसलिए इसका क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन 0 होता है। और किसी भी मोटर का या वोल्टेज रेगुलेशन की बात हो, जो वो जितना कम होगा वो मोटर क्या या मशीन उतनी अच्छी होगी। जो स्पीड रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, ये सब क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए, यानी कि इसकी जो जब लोड लगाए तो कोई चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, 0 होता है। और अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर होता है वोल्टेज को स्थिरता प्रदान करने के लिए। जो वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, वोल्टेज को स्थिरता प्रदान करने के लिए। वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं नॉर्मली। ये एक DC सर्किट आते हैं, DC सर्किट, या फिर जो हो गए हमारे सबसे अच्छा एग्जाम्पल वोल्टेज घटाने बढ़ाने का क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर। इसके बाद जो वोल्टेज रेगुलेटर, इसका कार्य होता है वोल्टेज को स्थिरता प्रदान करने के लिए। नॉर्मली जो वोल्टेज रेगुलेटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है जीना डायोड। हम क्या करते हैं, इसी सर्किट में इस तरीके से जीना डायोड कनेक्ट है, और इसके क्रॉस यदि मैं वोल्टेज देखूँ, यदि इसके क्रॉस हमेशा 10 वोल्ट मिल रहा है, तो ये क्या मिलेगा, हमेशा 10 वोल्ट मिलेगा। जैसे ही यहाँ से 10 वोल्ट से ज़्यादा आएगा, यानी इसके क्रॉस हम मान लो 100 वोल्ट भी देते हैं, तो ये जीना डायोड हमें क्या मिलेगा, हमेशा 10 वोल्ट मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आता है, तो ये जीना डायोड में से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो। और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये पूरा करंट को बाईपास कर देगा, और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमेशा 10 वोल्ट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक, इसमें वोल्टेज रेगुलेटर मतलब क्या होता है, वोल्टेज को स्थिरता प्रदान करने के लिए, यानी हमें क्या मिलता है, स्थिर वोल्टेज मिलता है। तो ये क्या करता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, यानी जीना डायोड जब क्या होता है, रिवर्स वाइस में लगाते हैं और वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे इसका यूज किया जाता है, तो ये क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के जैसे कार्य करने लगता है। तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, वोल्टेज को स्थिरता प्रदान करने के लिए।
इसके बाद जीना डायोड को हमेशा याद रखिए रिवर्स बायस में लगाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीजेटी होता है। तो बीजेटी हमारा क्या होता है, करंट कंट्रोल होता है। इसको आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, आप अल्फा का फॉर्मूला लिखें या बीटे का या किसी भी चीज़ का। तो अल्फा क्या होता है हमारा, अल्फा होता है हमारा कॉमन बेस में करंट गेन। तो कॉमन बेस में क्या नहीं होगा हमारा, यानी कि बेस नहीं, यानी हम आउटपुट किससे लेंगे हमेशा, कलेक्टर से, और इनपुट किस पे देंगे, आई ई। तो वैसे यदि हम बीटा पे देखें तो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन एमीटर, यानी कॉमन एमीटर में आउटपुट कलेक्टर से लेंगे और इनपुट किसको देंगे, बेस को। और गामा में देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हम किससे लेंगे अब, यानी कॉमन कलेक्टर में। तो आउटपुट हम लेंगे किससे, एमीटर से, और इनपुट किस पे देंगे, बेस पे। यानी यहाँ पे तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, जो भी हमारा अल्फ़ा बीटा और ये अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, करंट पे। यानी हमारी कौन सी डिवाइस होगी, करंट कंट्रोल डिवाइस। इसके बाद अल्फ़ा का एक और फॉर्मूला होता है, यदि मैं इसके साथ लीकेज करंट फैक्टर भी लेके चल सकूँ तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यदि मैं कलेक्टर करंट का फॉर्मूला लिखूँ कॉमन किसके लिए, कॉमन एमीटर के लिए। ठीक है, कॉमन एमीटर के लिए कलेक्टर करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, आई सी, यानी कि बीटा इक्वल टू हो जाता है आई सी अपॉन आई बी। तो यहाँ पे आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा आई बी प्लस एक और ये चीज़ आप याद रखिए, आई सी ई नॉट, यानी कि जो लीकेज करंट होता है। अभी नॉर्मल फॉर्मूले पर नहीं लेते यार, लीकेज करंट पे लेके आ रहा तो अब आई सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीटा आई बी इंटू आई सी इंटू आई नॉट। इस टाइप से हर एक फॉर्मूला चेंज होगा। यदि यहाँ पे कॉमन बेस होता तो क्या हो जाता, आई सी बी नॉट, और कॉमन कलेक्टर हो जाता तो क्या होता, आई सी सी नॉट। तो यहाँ पे अब याद रखिए ये क्या है, लीकेज करंट है, और लीकेज करंट हमें किसके कारण फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीजेटी हमारी कौन सी डिवाइस हो जाएगी, करंट कंट्रोल डिवाइस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्बन ब्रश में आर्क उत्पन्न होने पर करना चाहिए। तो यहाँ पर लोड को घटाने से भी कुछ नहीं होना, स्टार्टर को चेक करने से भी कुछ नहीं होगा, और लाइन को चेक करना। यानी सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कम्यूटेटर को चेक करना चाहिए। यदि कम्यूटेटर सेगमेंट है, यदि क्या होते हैं इनमें गंदगी या कोई भी चीज़ आती है, जैसे मान लो कार्बन किस किस से क्या होता है, यदि कार्बन ब्रश है तो कार्बन ब्रश इसके ऊपर ऐसे माउंटेड रहते हैं और एक कार्बन किस्ता है तो क्या होता है, कार्बन का चूर्ण पूरे सेगमेंट में इस टाइप से जम जाता है, जिससे क्या होता है ये सेगमेंट हमारे कुछ कुछ शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं, कंडक्टिंग पार्ट बनने लगता है इनके बीच में। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करना चाहिए, कम्यूटेटर को साफ करना चाहिए स्पार्किंग को कम करने के लिए। यदि ये शॉर्ट सर्किट होंगे तो क्या होने लगता है, हमारा एक छोटा हल्का सा कम्यूटेशन जनरेट होता है। इस कम्यूटेशन की वजह से क्या होता है, इस कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होने लगती है। तो इसी स्पार्किंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर को पहले साफ़ करना चाहिए, उसके बाद दूसरे करिए। तो सबसे पहला प्रयोजन होता है कम्यूटेटर को साफ़ करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस मीटर से बैरोमीटर को, किस मीटर के द्वारा दबाव को मापा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखिए आंसर होगा बैरोमीटर और पिरानी गेज। ठीक है, बैरोमीटर से हम नॉर्मल प्रेशर को नापते हैं, लेकिन जब हमारा प्रेशर क्या होता है 1 mm से, 1 mm के प्रेशर से भी कम प्रेशर आता है, यानी कि हमारा प्रेशर किस में आने लगेगा, माइक्रोन में। ये हमारा प्रेशर किस में आने लगेगा, माइक्रोन में। तो इस माइक्रोन के लेवल के प्रेशर को नापने में किसका यूज करते हैं, पिरानी गेज का। तो यहाँ पे प्रेशर के द्वारा प्रेशर बैरोमीटर और पिरानी गेज दोनों की सहायता से नापा जाता है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन बार बार भी आता है कि पिरानी गेज का प्रयोग क्या करते हैं, तो बहुत कम यानी बहुत लो प्रेशर है, जिसको वो भी जो भी किस रेंज में हो, माइक्रोन्स की रेंज में हो, उस रेंज के जो प्रेशर को नापने में किसका यूज करते हैं, पिरानी गेज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी 10 मीटर लंबे कंडक्टर को 50 वेबर पर मीटर स्क्वायर के 50 वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से घुमाया जाता है तो उत्पन्न वोल्टेज का मान होगा। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करते सीधा, यानी यहाँ पे किसका फॉर्मूला हो रहा है, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कंडक्टर है वो घूम रहा है। यदि कंडक्टर स्थिर होता तो वो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होता। तो यहाँ पे कंडक्टर रोटेट हो रहा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। सीधा सीधा फॉर्मूला है यहाँ पे जो E इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा वो होगा E इक्वल टू BLV साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा दिया नहीं तो हम यहाँ पे साइन थीटा को इग्नोर कर देंगे। तो केवल हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, BE इक्वल टू VLV। ठीक, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कितनी दी है हमारी, 10 वेबर, और 10 मीटर में है तो यहाँ पे इसको 10 रख सकते हैं। यहाँ पे L कितना दिया है, 10, और इसके बाद इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी वो 50 है, ये 10 है, और इसके बाद जो फील्ड में क्या है 10 मीटर सेकंड, यानी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड पे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5000। यानी यहाँ पे तीनों ऑप्शन में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, यानी इसका जो आंसर हो कितना ही जनरेट होगा, 5000 वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन में V इक्वल टू V0
साइन ओमेगा टी, यानी मैं मान लेता हूँ कि मेरा यहाँ पे वी है तो इससे प्लस 90 डिग्री, यानी इससे आगे जाके आई कितना होगा 90 डिग्री पे आई होगा। ये ओमेगा टी मतलब यानी बीच का एंगल दिखा रहा है कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री का अंतर है। तो यहाँ पे पावर कपट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, पी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, पी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर थीटा 90 डिग्री होता है सब पावर क्या हो जाएगी 0, यानी यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो अब सही आंसर हुआ क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो इसको सॉल्व नहीं करना था, जब भी क्या होता है वोल्टेज और करंट के बीच का अंतर 90 डिग्री आता है तो हमारा पावर अपनी आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, पूर्ण सबको क्या कर देता है 0। तो यहाँ पे जो फेज एंगल या पावर फैक्टर का मान क्या है 90 डिग्री है या पावर फैक्टर 0 है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी हमारी पावर खपत 0 हो जाएगी। इसी बार अगला क्वेश्चन है, यदि किसी इंडक्टर मोटर में रोटर प्रतिरोध का मान 15 ओम तथा स्लिप का मान 0.3 हो तो रोटर रिएक्टेंस का मान होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होगी कि मैक्सिमम पावर की स्थिति में या जब मोटर मैक्सिमम पावर देता है तब क्या होता है R2 इक्वल टू X2। ये कहानी होती है स्टैंड स्टिल, यानी कि हमारा रोटर घूम नहीं रहा है तो क्या होता है ये हमारा स्टैंड स्टिल की कंडीशन में है। तो रोटर में जो रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस उसकी बात होती है, लेकिन जब हमारा मोटर घूमना चालू होती है तो यहाँ पे क्या आ जाता है R2 इक्वल टू SX2, यानी क्या होता है हमारा स्लिप भी आती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा रोटर प्रतिरोध का मान कितना दिया 15 ओम, ठीक है, और स्लिप हमको निकालनी है और X2 यदि X2 को मैं नीचे लेके आऊँ X2 हमको निकालना है और स्लिप की वैल्यू कितनी दी है 0.3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 50 ओम, यानी हमारा जो रिएक्टेंस होगा क्या हो जाएगा 50 ओम हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो रोटर रिएक्टेंस का मान कितना हो जाएगा 50 ओम। तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है R2 इक्वल टू SX2। हमें यहाँ पे क्या दिया था R2 की वैल्यू दी थी, केवल X2 की वैल्यू मैंने निकाली है तो स्लिप को नीचे किया तो 15 डिवाइडेड बाय 0.3, तो मेरा क्या आ जाएगा 50 ओम। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडक्शन मोटर का डी में ये मान लेता हूँ प्राइमरी साइड है और इस साइड से रोटर का सर्किट बनाता हूँ। तो रोटर ये मान लेता हूँ R2 और यहाँ पे क्या होता है जब मोटर घूमती है तो ये X2 के साथ क्या आता था SX2, और यहाँ पे हमारा मान लेते क्या होता है E2 और यहाँ से क्या होता है पूरा इक्विवेलेंट सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है। यानी हमारा जो आप कुछ मत याद है कि यदि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है उसके सेकेंडरी को लोड हटा के उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाता है एक इंडक्शन मोटर बन जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है जब ये इसी की वैल्यू पूछी R2 की वैल्यू दी है और X2 का मान निकालना है तो इसमें एक रिलेशन होता है। इस R2 और X2 में क्या रिलेशन होता है R2 इक्वल टू SX2, ये दोनों में क्या होता है रिलेशन होता है। इस रिलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन रिपल्सन मोटर में घूमने की दिशा को बदलने के लिए। तो याद रखिए रिपल्सन मोटर में घूमने की दिशा केवल हम क्या करते हैं ब्रश की पोजीशन को चेंज करके बदल सकते हैं। मान लेते हैं हमारा कम्यूटेटर है तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले ब्रश क्या है ऐसे लगे हुए हैं कि केवल जस्ट इसके साथ, और यहाँ पे हमारे क्या है 2 पोल हैं। तो यहाँ पे क्या होता है इस ब्रश यानी ये एक्सेस और ब्रश की एक्सेस के बीच में कोई कोण नहीं है, यानी 0 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री के एंगल की वजह से कोई फोर्स जनरेट नहीं हो पाता। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये वाला पोल इसमें इस साइड फोर्स लगा तो ये वाला पोल इसमें इस साइड फोर्स लगा और अगले 50 हर्ट्ज की साइकिल में ये इस साइड लगा देता है और ये साइड लगा देता है। तो यहाँ पे क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता। यदि मैं अब क्या करूँ कि ब्रश को उठा के यहाँ पर रख लूँ तो इस ब्रश को यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो क्या हो जाता है ये मैग्नेट से जस्ट 90 डिग्री पे बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है मैग्नेटिज्म का वैल्यू लगभग 0 होती है वोल्टेज, यानी कि एक हमारे यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कोई फोर्स जनरेट नहीं होता। यानी यदि हमें रिपल्सन मोटर घुमाना है तो हमें ब्रश को कहाँ पे रखना पड़ता है इस 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। यानी जब मैं क्या करूँगा ब्रश को यहाँ कहीं पर रखूँ इस 2 पॉइंट पे तो ये हमारा क्या कहलाता है, तभी मोटर क्या होती है रोटेट होना चालू होती है। तभी क्या होता है मोटर में किसी एक डायरेक्शन में टार्क लगना प्रोड्यूस होता है, और ये सबसे ज़्यादा टार्क कब लगता है 20 डिग्री पे। यानी जब मोटर और इसके बीच में क्या हो 20 से 45 डिग्री का बीच का एंगल है अप्रॉक्स, तभी क्या होता है इस पर एक मैक्सिमम टार्क लगता है। किसी बुक में 15 से 45, तो आप याद रखिए 20 से 45 या 50 से 45 के अप्रॉक्स जब एंगल हो जाता है तो इसमें क्या होता है टॉर्क लगना चालू हो जाता है। ठीक, तो जब ब्रश की पोजीशन क्या होगी यहाँ पे होगी तो हमारा क्या होगा मोटर घूमना चालू होगी। अब यदि मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इन्हीं 2 ब्रश को, यानी इन दो ब्रश को यहाँ से रोटेट करते हुए कहाँ पे लाना होगा इस डायरेक्शन में। नीचे वो यहाँ पे था ब्रश, इसको यहाँ लगा दूंगा, इसको यहाँ लगा दूंगा। यानी हम केवल इसमें जो रोटेशन की डायरेक्शन वो कब चेंज कर सकते हैं ब्रश की स्थिति को बदल कर। तो रिपल्सन मोटर में घूमने की दिशा को केवल हम कब बदल सकते हैं ब्रश की स्थिति को बदल कर। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत, केवल क्या हो जाएगा ब्रश की स्थिति को बदल कर। यानी जो ब्रश की पोजीशन है उसको हम चेंज करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी जो मेरे ब्रश पहले मान लो यहाँ पे लगे हैं और यदि मैं ब्रश को घुमा के पूरे ब्रश को घुमा के ऐसे रख दूँ
तो मेरा अगर पहले मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी तो अब कैसे घूमने लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग होती है वो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए नहीं होती, रोटर के यांत्रिक संतुलन के लिए भी नहीं होती, और आर्मेचर रेजिस्टेंस कम करने के लिए भी नहीं होती। यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग होती है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, इस टाइप से मोटर के पोल हैं। ठीक है, और बीच में क्या है हमारा, ये आर्मेचर है मान लेते, तो साइलेंट पोल। याद रखिए हमेशा डैम्पर वाइंडिंग का समानता प्रयोग किसमें किया जाता है, साइलेंट पोल रोटर में। सिलेंड्रिकल रोटर में हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे साइलेंट पोल रोटर में आप देखिए, तो यहाँ पे इस टाइप से ये साइलेंट पोल रोटर बन जाएगा। हमारा क्या हो गया, साइलेंट पोल रोटर। इस साइलेंट पोल रोटर के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से होल बनाकर इसमें क्या कर देते हैं, डैम्पर वाइंडिंग कर देते हैं, और इस डैम्पर वाइंडिंग क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, डैम्पर वाइंडिंग। तो देखिए किसी किसी इंडक्शन मोटर में इस डैम्पर वाइंडिंग के थ्रू एक स्टॉलिक रोटर बना लिया जाता है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट करने में लिए कर लेते हैं। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर हमारी क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसको हमें लगभग 70 to 75 तक स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड तक लाना होता है, तब जाके रोटेट होती है। इसके साथ साथ इसका क्या होता है, मेनली जो प्रयोग होता है डैम्पर वाइंडिंग का वो होता है हंटिंग को कम करने के लिए। ठीक है, इसका हंटिंग क्या होती है, तो हंटिंग को आप समझिए कि मैं मान लेता हूँ पहले मेरा क्या है, ये दोनों एन और एस पोल बन रहा है, मोटर क्या हो रही है, एन आरपीएम से रोटेट हो रही है। मोटर क्या हो रहा है, एन आरपीएम से रोटेट हो रहा है, और नीचे भी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एन आरपीएम से रोटेट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मोटर पे कोई लोड ला के रखता हूँ। जैसे ही मैं लोड ला के रखता हूँ, देखा देखो ये एन आरपीएम से रोटेट हो रहा है, और ये रोटर भी हमारा क्या हो रहा है, सेम आरपीएम से रोटेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस रोटर और स्टेटर के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या होती है, हमारे जीरो हो जाती है। जब रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाती है तो इस डैम्पर वाइंडिंग को ईएमएफ कट नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जीरो ईएमएफ जनरेट होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन में आता है कि जब मोटर सिंक्रोनस मोटर स्पीड पर घूम रही हो तो डैम्पर वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, और डैम्पर वाइंडिंग में क्या होता है, दोनों जब एक सी स्पीड से घूम रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है। यदि रिलेटिव स्पीड नहीं होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, इस पर लोड डालते हैं, अगर ये लोड डालते हैं तो क्या होता है, रोटर की स्पीड हम मानते हैं हल्का सा स्लो होती है। जैसे ही रोटर की स्पीड हल्का सा स्लो होती है तो इस मान लें तो ये 10 पे था, पहले दोनों 10-10 आरपीएम घूम रहे थे, लेकिन हल्का सा स्पीड स्लो होने पे क्या होता है, ये 9.5 आरपीएम पे आता है। तो 9.5 आरपीएम से आने पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारी डैम्पर वाइंडिंग थी यहाँ पे, इस डैम्पर वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन आएगा। कितने का, 0.5 का। तो इस 0.5 को रिलेटिव मोशन के कारण क्या हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा। और ईएमएफ हमेशा किसका विरोध करता है, जिस कारण से जनरेट हुआ। और ये जनरेट किस वजह से हुआ कि ये रोटर हमारा क्या हुआ, इसकी स्पीड लो हुई, कितनी हुई, 0.5 आरपीएम कम हुई। तो ये क्या करेगा, उस रोटर की स्पीड को वापस 0.5 बढ़ा देगा। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, हमारा हंटिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी जो स्पीड हल्की सी भी स्लो हुई थी उसको क्या कर लेगा, रिकवरी कर लेगा। तो यहाँ पे जो डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग क्या हो जाता है, हंटिंग को कम करने के लिए। और किसी किसी छोटी मोटर हम क्या करते हैं, इसका उपयोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन प्रोविज़न जो होता है, यानी ये हंटिंग डैम्पर वाइंडिंग को लगाने का होता है, हंटिंग को कम करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जेफेड में ड्रेन करंट का मान अपने अधिकतम मान तक हो जाने पर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का मान बढ़ाने पर ड्रेन करंट। तो यहाँ पर आप जेफेड की कैरेक्टरिस्टिक बना लीजिए। ये जेफेड यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या होता है, यहाँ पे ड्रेन करंट, और यहाँ पे क्या होता है, VDS यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। और यहाँ पे क्या होता है, जब ये यानी हमारा क्या हुआ, ये ड्रेन करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाता है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, VP यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज। इस पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद हमारा क्या होता है, करंट लगभग कांस्टेंट हो जाता है। ये करंट कांस्टेंट हो जाता है। और आप किसी बुक में जाकर देंगे तो आगे कस्ट कुछ ऐसे बनाई गई है, जिसको रीजन क्या बताया गया है, ब्रेक डाउन रीजन। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या कहलाता है, सेचुरेशन रीजन, और ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रायोड रीजन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब क्या हो जाता है कि ड्रेन करंट का अधिकतम मान है, जैसे ड्रेन करंट अधिकतम मान तो पूछ, यानी यहाँ पे जो BP था यही हमारा क्या था, पिंच ऑफ वोल्टेज। यानी इसके बाद क्या होता है, ये जो करंट होता है ID, ये लगभग हो जाता है, ये ID क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस ID कांस्टेंट होने की वजह से आप VDS की वैल्यू कितना भी बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, ड्रेन करंट हमेशा स्थिर रहेगा। तो ये जेफेड की कैरेक्टरिस्टिक है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे आप इसकी सब की कट से याद रखते हैं। तो जेफेड में बार क्वेश्चन आता है कि जेफेड कैसा होता है। तो जेफेड हमेशा याद रखिए कौन सी होती है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। और इसमें कितने सोर्स, इसके जो 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन और कोई भी FET हो, मॉसफेट या जितनी भी FET होती है, उन सब में क्या होता है, जो टर्मिनल हमेशा कौन से होंगे, सोर्स, ड्रेन और गेट। तो आप याद रखिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोर्स, ड्रेन और गेट। इसके बाद यानी यहाँ पे करंट आंसर क्या हो जाएगा कि आंसर क्या होगा, हमारा करंट जो स्थिर हो जाता है। एक बार VDS क्या होता है, पिंच ऑफ को क्रॉस कर जाए, उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा करंट स्थिर हो जाता है। उसके पहले क्या होता है, वो सीधा लिनियरली इंक्रीज करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थर्मोकपल किस प्रभाव पर आधारित होती है। तो याद रखिए थर्मोकपल जो होता है, ना जूल, ना पेल्टियर, ना थॉमसन। थर्मोकपल होता है मेनली सीबेक इफेक्ट पर आधारित, सीबेक प्रभाव पे। तो सीबेक प्रभाव का स्टेटमेंट क्या होता है
कि यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ये मान लेता हूँ कि ये कोई थर्मोकपल है, इसके दो टर्मिनल है, एक मान लेता हूँ T1, इसके टर्मिनल पर T1 टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है T2। तो सीबैक इफेक्ट के हिसाब सबसे क्या होता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज यानी इन दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा T, यानी कि जो V इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा T1 माइनस T2 का स्क्वायर, यानी कि जनरेट होने वाला जो वोल्टेज होता है वो उसके प्रतिरोध, ताप गुणांक और तापांतर के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सीबैक इफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर थर्मोकपल किसके प्रभाव पर आधारित होते हैं, सीबैक प्रभाव पर, इस पर सीबैक प्रभाव पर, इसको याद रखिए सीबैक इफेक्ट। और अगला क्वेश्चन है 5/6 शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर का मान होगा। तो 5/6 है, तो यहाँ पे हमको निकालना होता है कि टोटल जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो कितनी होगी। तो 5/6 इस क्वेश्चन कुछ भी करिए, सीधा सीधा 180 का इंटू कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 का इंटू करते कितनी हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी आ जाएगी, टोटल 150 डिग्री, यानी जो कॉइल है वो 150 डिग्री में फैली हुई है। तो ये टोटल कितनी कॉइल है, 5 कॉइल हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि हुआ क्या होगा एक्चुअल में, मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या था, ये मान लेता हूँ कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और टोटल कितने थे, 6 स्लॉट थे। और हर स्लॉट कितना डिग्री का एंगल लेके आएगा समझ लो, टोटल 180, यानी ये 30, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30, और सब के सब एंगल कितना लेके आएंगे, 30 30 30। तो यहाँ पे हमको क्या करना था, यदि मैं मान लेता हूँ फुल पिच वाइंडिंग करता हूँ, तो फुल पिच वाइंडिंग में क्या करूँगा, मैं इस वाइंडिंग को यहाँ से उठा के सीधा यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये मेरी कौन सी हो जाएगी, फुल पिच वाइंडिंग। लेकिन हमने क्या किया, शॉर्ट पिच की, यानी ये जो वाइंडिंग है वो यहाँ से पूरा यूज ना कर रहे, कितने यूज किए हैं, 5 पोल यूज किए हैं। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना आ गया, 150, यानी हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो कितनी आ गई, 150। ये हमारे क्या आ गया, 150 आ गया। तो इस 150 में यानी कि हमको निकालना है कि टोटल शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर, यानी अब क्या हुआ कि टोटल हमारा 152 आ गया। 150 तो हमने ऐसे ही निकाल लिया कि 5/6, 150 हमारा ऐसा आ गया कि 5/6 इंटू 180 इक्वल टू कितना हो गया, 150। अब इस 150 यानी टोटल कितने स्लॉट यूज हुए होंगे, हमारे 5 स्लॉट यूज किए ना, क्योंकि टोटल हुआ तो 6 थे, लेकिन हमने उसको शॉर्ट पिच करके 5 स्लॉट, यानी एक स्लॉट का एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्लॉट का एंगल मिल गया 30 डिग्री। और ये पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, KC इक्वल टू कॉस अल्फ़ा/2, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 30/2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, KC इक्वल टू कॉस 50, और कॉस 50 की वैल्यू कितनी होती है 0.966। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.966। और शॉर्ट 5/6 शॉर्ट बचे पिच फैक्टर का मान कितना हो जाएगा 0.966। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर 150 तो किसी भी केस में आंसर हो नहीं सकता था। यहाँ पर जो भी आंसर होंगे वो क्या होंगे, हमेशा 1 से कम होंगे। पिच फैक्टर की बात हो या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात हो, ये दोनों के दोनों हमेशा क्या होते हैं, 1 से कम होते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन 1 से ज़्यादा वो तो पहले से हट जाएगा, क्योंकि वो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 से कम आएगा। जो अगला क्वेश्चन, यदि किसी कॉइल के समय स्थिरांक T है, यदि उसके टर्न की संख्या को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो समय स्थिरांक क्या हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए कि क्या हो जाता है, समय स्थिरांक मतलब कि T की जगह समय स्थिरांक मैंने यहाँ पे T शो किया, लेकिन T को हम कैसे शो करते हैं, टाउ से। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है, L/R। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमें टर्म से रिलेशन बनाना। तो L इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है, L इक्वल टू म्यू यानी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इंटू n² इंटू ए डिवाइडेड बाय L। यानी क्या होता है, जो L है वो L की डायरेक्ट क्या होता है n² के, यानी यदि मैं टर्न की संख्या को 4 गुना बढ़ाता तो मेरा जो टोटल इंडक्टेंस है वो कितनी बढ़ जाएगी, 16 गुना। यानी L की वैल्यू, L की जगह क्या हो जाएगा, वो 60 L हो जाएगा। यदि ये 16 गुना बढ़ता तो हमारा टाइम कॉन्स्टेंट भी क्या हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 16। केवल वो फॉर्मूला याद रखिए कि μ0 इंटू n² इंटू ए डिवाइडेड बाई L। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर की रोटर इम्पीडेंस का मान 10 + 5J है, तो रोटर स्लिप का मान क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदला है इनने। यहाँ पे क्या है कि ये हमारा रोटर रेजिस्टेंस होता है और ये हमारा क्या होता है, रोटर रिएक्टेंस, और ये हमारा यहाँ से शॉर्ट सर्किट होता है। मैं केवल रोटर साइड को बना रहा हूँ, यानी हमारा क्या होता है X2। तो यहाँ पे ने लिखा है कि 10 + 5J, तो ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है 10, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं R2 + JX, R + JX2। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, सेकेंडरी के लिए यूज करें तो R2 + JX2। तो यहाँ पे R2 की जगह पे क्या लिखा है 10 + 5J, J5 होना था वहाँ पे, क्वेश्चन मिस्टेक है, 10 + J5, 5J5। ठीक है, यहाँ पे J5, तो यहाँ पे X2 की जगह क्या लिखा है 5 और यहाँ पे क्या लिखा है J।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की जगह पे 10 और H2 की जगह पे क्या लिखा है 5, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है और रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है 5। तो बस आप फिर से वही फॉर्मूला लगाइए कि R2 इक्वल टू SX2। अब हमें फिर से स्लिप निकालनी है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी रेजिस्टेंस तुम्हारा 10 था और रिएक्टेंस कितना हो जाएगा 5। एक चीज़ याद रखनी, जो भी चीज़ यानी जे यहाँ पे क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट हमें इसके साथ आता है कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस के साथ पे। तो सीधा सीधा है कि जो आगे लिखा रहता है वो तो रेजिस्टेंस है, तो R2 की वैल्यू 10 हो गई और ये 5 है वो इमेजिनरी पार्ट यानी डिवाइड बाई 5, तो हमारी स्लिप कितनी हो जाएगा 2%। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 2%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ना इसको सिंगल HP मोटर ना डबल HP मोटर, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन हॉर्स पावर मोटर। फ्रिक्शन हॉर्स पावर मोटर का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम सिंक्रोनस मोटर जैसे हिस्टेरिस मोटर हो गई होती है, ये क्या होती है 1 HP से बहुत कम यानी 0.25 0.75 इतने HP तक की बनाई जाती है। यानी इनमें जो भी वैल्यू होती है इनकी 1/2 HP 1/4 HP 1/5 HP 1/6 HP इतना तक आती है। जहाँ तक कि आप देखेंगे यदि सेडेड पोल मोटर तो वो 250 वाट तक 2.5 वाट से यानी 3 वाट से 125 वाट तक बनाई जाती है। यानी इसके जो HP होता है वो 0.11 में आता है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन में आता है, यानी एक भिन्न में आता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं फ्रिक्शन हॉर्स पावर मोटर। तो सिंगल फेज मोटर को फ्रिक्शन हॉर्स पावर मोटर बोला जाता है। जैसे हम 2 HP के ऊपर जाते हैं तो हमारी कौन सी बनने लगती है 3 फेज मोटर। तो यहाँ पे जो सिंगल फेज मोटर को समानता किस नाम से जानते हैं फ्रिक्शन HP मोटर से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वेन ब्रिज। तो वेन ब्रिज को हमेशा आप याद रखिए इस चीज़ को कि वेन ब्रिज किसको नापता है, शुद्ध फ्रिक्वेंसी को नापता है। जैसे हमारे हो गए महो ब्रिज, एंडरसन ब्रिज और महो ब्रिज, एंडरसन ब्रिज और ओन्स ब्रिज, ये सब हमारे किसको नापते हैं इंडक्टेंस को। इसके बाद आता है हमारा कौन सा फ्रिक्वेंसी को नापने के लिए वेन ब्रिज हो गया। इसके बाद आता है हमारा कैपेसिटेंस के लिए डिसॉर्टी ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज। तो यहाँ पे जो वेन ब्रिज हो केवल किसको नापता है शुद्ध फ्रिक्वेंसी। और रिपल आवृत्ति जैसे हमारा रेक्टिफायर से जो आउटपुट निकलता है उसमें क्या होता है रिपल होते हैं, यानी इस टाइप से चलता है, तो ये रिपल आवृत्ति कहलाती है। तो इसको भी नाप नहीं सकता, केवल आवृत्ति को तो नापता लेकिन कौन सी ये डिवाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा शुद्ध एसी आवृत्ति, यानी वेन ब्रिज किसको नापेगा शुद्ध एसी आवृत्ति को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मॉस्फेट के कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है बीजेटी के किस कॉन्फ़िगरेशन के समान होता है। तो आप याद रखिए कि हमारे बीजेटी के 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। यानी में बीजेटी मतलब कि ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बेस, एमीटर एंड कलेक्टर। तो यहाँ पे एमीटर की जगह पे क्या होता है सोर्स और कलेक्टर की जगह पे क्या होता है ड्रेन और ब्रेन की बीच जगह पे क्या होता है गेट। तो यहाँ पे क्या हुआ कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी सोर्स को कॉमन क्या नहीं किसके कॉमन किया है कॉमन एमीटर को, यदि गेट को कॉमन करता तो कॉमन बेस, और यदि यहाँ पे कलेक्टर को कॉमन कर लेता तो ये क्या हो जाता ड्रेन को कॉमन करता तो ये क्या बन जाता है कॉमन कलेक्टर। तो आपको ये इतना याद रखना है कि यहाँ पे बीजेटी में अगर बेस है तो हमारा जो FET का क्या हो जाएगा गेट, एमीटर मतलब देखो यहाँ पे भी क्या होता है एमीटर क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, वहाँ पे भी क्या करता है सोर्स। चैनल में क्या करता है होल्स, या N चैनल है तो होल्स, N चैनल है तो इलेक्ट्रॉन और P चैनल है तो होल्स को एमिट करता है। तो यहाँ पे हमारा एमीटर सोर्स जैसे वर्क करने लगता है और कलेक्टर हमारा कलेक्टर होता है जो करेक्ट करता है यहाँ पे ड्रेन, और बीच में कंट्रोलिंग एलिमेंट का होता है हमारा बेस, और यहाँ पे क्या हो जाता है गेट। तो बेस वर्क करता है एज अ गेट और एमीटर वर्क करता है एज अ सोर्स और कलेक्टर वर्क करता है ऐसा ड्रेन के जैसे। तो कॉमन बेस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन गेट मतलब कॉमन बेस, कॉमन सोर्स मतलब कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो आप केवल इतना याद रखना कॉन्स्टेंटली कैसे जैसे वर्क करता है और सेम टू सेम आंसर लगाने। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कॉमन एमीटर, यानी इसके लिए जो सही आंसर होगा तो क्या हो जाएगा कॉमन एमीटर, यानी कॉमन सोर्स के लिए। कॉमन कलेक्टर किसके लिए, कॉमन कलेक्टर हमारे किसके लिए हो जाएगा कॉमन कलेक्टर जो हमारे किसके लिए हो जाएगा कॉमन कलेक्टर इक्वल टू कॉमन ड्रेन और कॉमन बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉमन गेट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पर लगातार बने रहें इसी तरह के क्वेश्चन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।